हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू चैनल स्टडी विद आयुषी। स्टूडेंट्स, आज यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय, इसका आप फोर्थ पार्ट को स्टडी करेंगे, जिसमें अति महत्वपूर्ण प्रश्न आपके दीर्घ उत्तरीय प्रश्न रहेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। इटली के राजनीतिक विखंडन का संक्षिप्त विवरण। इटली जैसे जर्मनी, इटली का भी राजनीतिक विखंडन का लंबा इतिहास रहा है। यहाँ कई छोटे छोटे राज्यों में बटा हुआ था जो कभी एक नहीं हो पाए। इटली के लोग कई राजवंशीय राज्यों और बहुराष्ट्रीय हेम्सबर्ग साम्राज्य में बिखरे हुए थे। इन राज्यों पर विदेशी शासकों का भी प्रभाव था। 19वीं सदी के मध्य में इटली 7 राज्यों में बटा हुआ था, जिसमें से केवल सार्डिनिया पिगमेंट ही एक इतालवी राजकुल में शासन में था। बाकी राज्य पर विदेशी शासन था। उत्तरी इटली ऑस्ट्रियाई हैम्सबर्ग के अधीन था और मध्य भाग पोप के शासन में था, और दक्षिणी भाग स्पेन के बोरबोन राजाओं के अधीन था। इतालवी भाषा की भी एक समान रूप नहीं थी। यहाँ कई क्षेत्रीय और स्थानीय बोलियां प्रचलित थीं, जिससे एकता और संचार में कठिनाई होती थी। ये इसका जो है राजनीतिक विखंडन था। ठीक है, निष्कर्ष क्या था कि राजनीतिक विखंडन, विदेशी शासन और भाषाई भिन्नताओं और क्षेत्रीय भिन्नता के कारण 19वीं सदी तक इटली एकजुट नहीं हो पाया था। ठीक है, क्वेश्चन है नेक्स्ट आपका, इटली के एकीकरण में मैजनी और काबुल की महत्वपूर्ण भूमिका। देखो, इटली का जो एकीकरण हुआ था उसमें ये जो विचारक थे, इतिहासकार थे, मैजनी और काबुल, इनका बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहा है। तो देखते हैं क्या रही इनकी भूमिका। इटली का एकीकरण की प्रक्रिया का नेतृत्व तीन क्रांतिकारियों जैसे गुइसेप्पे मैज़िनी, काउंट कैमिलो डे कावुर और जुसेप्पे गैरिबाल्डी ने किया। 1803 के दशक में जो गुइसेप्पे मैज़िनी एक एकीकृत इटली गणराज्य के लिए एक सुव्यवस्थित कार्यक्रम बनाने का प्रयास कर रहे थे। उन्होंने यंग इटली नामक एक नई राजनीतिक संस्था की स्थापना की। कौन सी संस्था बनाई थी इन्होंने? यंग इटली। 1831 और 1848 में क्रांतिकारी विद्रोहों की विफलता का अर्थ यह हुआ कि सार्डिनिया पिगमेंट की जिम्मेदारी अब इसके शासक किंग विक्टर एमेनुअल II पर आ गई, जिससे युद्ध के माध्यम से इतालवी राज्य का एकीकरण किया जाए। काउंट कैमिलो डे कैबर की बात करें तो काबूर ने अब इटली के क्षेत्रों को एकीकृत करने का नेतृत्व किया, और काबूर ने फ्रांस के साथ कूटनीतिक गठबंधन किया और सार्डिनिया पिगमेंट ने 1857 में ऑस्ट्रियाई सेनाओं को पराजित कर सफलता प्राप्त की। निष्कर्ष यह निकला कि मैजिनी ने जनसाधारण और क्रांतिकारी विचारों से एकता की भावना जगाई, जबकि काबूर ने कूटनीति के और युद्ध के माध्यम से इटली के राज्यों को एकजुट कर एक राष्ट्र बनाने में सफल भूमिका निभाई। ओके, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। यूरोप में राष्ट्रवादी भावनाओं को विकसित करने में भाषा की भूमिका की व्याख्या करें। यानी जब यूरोप में राष्ट्रवादी भावनाओं का जागृत हो रहा था तो यहां पर भाषा की क्या भूमिका रही? आंसर है आपका, यूरोप में राष्ट्रवादी भावनाओं को जगाने और बढ़ाने में भाषा की बड़ी भूमिका रही है। एक जैसी भाषा बोलने से लोगों ने अपनेपन का भाव आया। इससे लोग खुद को एक राष्ट्र का हिस्सा मानने लगे। स्थानीय भाषा और संस्कृति ने जनता को जोड़ा, राष्ट्रीय पहचान और एकता बढ़ी। प्रतिरोध का हथियार, लोक संस्कृति का प्रचार। एक ही भाषा ने अलग अलग जगह रहने वाले लोगों को एक सूत्र में पिरोया। साझा बोलियों से लोगों में अपने देश के प्रति जुड़ाव पैदा हुआ। रूस ने पोलैंड पर कब्जा करके वहां रूसी भाषा को थोप दिया। पोलैंड के पादरियों ने रूसी प्रभुत्व के खिलाफ पोलिश भाषा को विरोध का जरिया बनाया। चर्च के कामों में पोलिश भाषा का इस्तेमाल राष्ट्रीय संघर्ष की पहचान बन गया। लोक कथाओं और क्षेत्रीय भाषाओं में राष्ट्रवाद का संदेश आम लोगों तक पहुंचा। संगीत और लोक नृत्यों ने देश प्रेम की भावना को और मजबूत किया। इस प्रकार भाषा ने यूरोप में राष्ट्रवाद को जगाने, लोगों को एकजुट करने और विदेशी दमन के खिलाफ खड़े होने की प्रेरणा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। ये था भाषा का रोल। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन,
अपने शासन के दौरान फ्रांस के प्रशासन में नेपोलियन द्वारा शामिल क्रांतिकारी सिद्धांतों की व्याख्या करना है। देखते हैं नेपोलियन के कौन से कार्य रहे हैं। नेपोलियन द्वारा शामिल क्रांतिकारी सिद्धांत प्रशासनिक एकरूपता, ये इनका एक सिद्धांत था। प्रशासनिक एकरूपता स्थापित की और देश में समान प्रशासनिक व्यवस्था पूरे देश में। नंबर 2 पे देखते हैं नेपोलियन कोड, कानून के समक्ष समानता। नेपोलियन कोड कानून के समक्ष सभी नागरिकों को समान माना। उसके बाद है सामंती व्यवस्था का अंत। सामंती व्यवस्था और विशेषाधिकारों का अंत किया गया। किसने किया? नेपोलियन। फिर है नंबर 4 पे संपत्ति के अधिकार की रक्षा, संपत्ति के अधिकार को सुरक्षित बनाया। नंबर 5 पे आता है आपका योग्यता आधारित सरकारी नौकरियां। योग्यता के आधार पर सरकारी नौकरियों में भर्ती, मेरिट के अकॉर्डिंग, ये कार्य कराए थे अपने शासन के दौरान नेपोलियन ने। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके बोर्ड एग्जाम में आता है कि जर्मनी के एकीकरण की प्रक्रिया संक्षेप में क्या है? जर्मनी का एकीकरण देखते हैं क्या है। 19वीं सदी में 39 छोटे बड़े स्वतंत्र राज्यों में बटे जर्मनी का एकीकरण प्रसा के चांसलर ऑटोमन बिस्मार्क के नेतृत्व में हुआ। बिस्मार्क ने रक्त और लौह की नीति अपनाई और 7 राज्यों में 3 प्रमुख युद्धों, डेनमार्क 1864, ऑस्ट्रिया 1866 और फ्रांस 1870-71 में विजय प्राप्त कर 1871 में जर्मन साम्राज्य की स्थापना की। क्या था जर्मनी की स्थिति 19वीं सदी में? जर्मनी लगभग 39 स्वतंत्र राज्य का एक ढीला संघ था। इसमें ऑस्ट्रिया और प्रशा सबसे शक्तिशाली था। 3 युद्ध हुए थे। डेनमार्क के साथ युद्ध 1864 में, ऑस्ट्रिया के साथ 1866 में और फ्रांस के साथ 1870-71 में। मध्यम वर्ग के लोगों ने मिलकर संसद के जरिए एक राष्ट्र राज्य बनाने का प्रयास किया, जिसे राजा और सेना ने मिलकर दबा दिया। जनवरी 1871 वर्साय के शीश महल में एक समारोह हुआ। प्रशा के राजा विलियम प्रथम को नया जर्मन सम्राट घोषित किया गया और इस प्रकार आधुनिक जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ। बात करें कब हुआ, तो 1871 में जर्मनी एक एकीकृत शक्तिशाली राष्ट्र बनकर उभरा। ठीक है, अगर वन वर्ड में ऑब्जेक्टिव आता है कि जर्मनी का एकीकरण कब हुआ, तो आप ऑप्शन में फिल करेंगे 1871। अगर प्रक्रिया की बात पूछे तो आपको ये आंसर राइट कर देना। ओके, अब है आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। 1815 की वियना संधि के प्रावधान क्या थे इसके एम्स? तो 1815 की वियना संधि, जिसे वियना कांग्रेस के तहत तैयार किया गया था, का मुख्य उद्देश्य नेपोलियन बोनापार्टा की हार के बाद यूरोप में रूढ़िवादी व्यवस्था और राजतंत्रों को बहाल करना था। ब्रिटेन, रूस, ऑस्ट्रिया और प्रसा के प्रतिनिधियों ने मिलकर फ्रांस की शक्ति को सीमित किया और यूरोप की सीमाओं का पुनर्निर्धारण किया। प्रमुख प्रावधान क्या थे? बुर्बोन वंश की बहाली, किसके द्वारा? लुई 18 को पुनः सिंहासन पर बैठाया गया। फ्रांस का क्षेत्रीय विस्तार समाप्त, फ्रांस को 1792 की सीमाओं तक सीमित कर दिया गया और उनके सभी जीते हुए क्षेत्र छीन लिए गए। बफर राज्यों का निर्माण, बफर राज्य, फ्रांस और अन्य शक्तियों के बीच संतुलन बनाए रखने के लिए कई बफर राज्य बनाए गए, जैसे नीदरलैंड, स्विट्जरलैंड। प्रसा और ऑस्ट्रिया को लाभ, प्रसा को राहन प्रांत को और सैक्सोनी के कुछ भाग मिले, ऑस्ट्रिया को उत्तरी इटली के कुछ क्षेत्र और जर्मनी में प्रभाव मिला। अब ऐसे में रूस का विस्तार, रूस को पोलैंड का अधिकांश हिस्सा और फिनलैंड पर नियंत्रण मिला। जर्मन संघ की बात करें तो जर्मनी में 39 राज्यों को मिलकर जर्मन संघ बनाया गया, जिसकी अध्यक्षता ऑस्ट्रिया करता था। इस प्रकार वियना संधि ने यूरोप में शक्ति संतुलन स्थापित किया और अगले कई दशकों तक शांति बनाए रखी। ओके, तो ये थे आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, जो कि बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी तरह और भी क्वेश्चंस को जानने के लिए जुड़े रहें हमारे साथ चैनल स्टडी विद आयुषी। थैंक यू।